हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं गिरनार गोयल और आई होप आप सब का पढ़ाई फिर से ट्रैक पे आ गया होगा क्योंकि एग्जाम्स पे क्लैरिटी आपको थोड़ी थोड़ी मिल गई है। ओके, तो अज्यूमिंग कि सब कुछ अब कुछ प्लान्ड तरीके से होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से मैकेनिक्स वाला पोर्शन जो है हमारे सिलेबस का फॉर जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड नीट, हम उसे किस तरीके से पढ़ें, किस तरीके से अप्रोच करें और किस तरीके से हम उसे रिवाइज करें। ओके, तो कई बच्चे होंगे जिन्होंने मैकेनिक्स अच्छे से कर ली होगी, उन्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। कई बच्चे होंगे जिन्हें मैकेनिक्स से कुछ टॉपिक्स उड़े हुए होंगे, तो उन्हें आप पढ़ने की भी ज़रूरत है और रिवाइज भी करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा। एंड थोड़ा सा मज़ेदार एलिमेंट डालने के लिए मैंने मेरे सारे जो मैसेज हैं वो मीम्स के थ्रू कम्युनिकेट किए हैं, तो आई होप आप उनसे रिलेट कर पाएंगे। तो इन अ लाइटर नोट काफ़ी सीरियस बातें मैंने इन मीम्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश की। लेट्स सी कि हमें मैकेनिक्स में अप्रोच करते वक्त क्या एटीट्यूड फॉलो करना है, स्पेशली जब हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स सी हाउ टू स्टडी एंड रिवाइज मैकेनिक्स। तो सबसे पहले जब मैं बोलता हूं मैकेनिक्स, तो आपके दिमाग में ये कुछ कैटेगरीज आ जानी चाहिए कि मैकेनिक्स में आप कॉन्स्टिट्यूट किसे करते हैं। भाई याद करो, सबसे पहले जब आप पैदा होते हैं तो आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। भाई आप बोलते हैं कि आगे की फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री, आपको आना चाहिए वेक्टर, आपको आना चाहिए वेक्टर अलजेब्रा, आपको आना चाहिए डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। आप बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और फिर आप तैयार होते हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए। करेक्ट? तो एक मैथमेटिकल प्री रिक्विजिट है आपकी फिजिक्स को, स्पेशली मैकेनिक्स को अप्रोच करने के लिए। ओके, अगर आप यहां पे कुछ कमी महसूस कर रहे हैं कि सर डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आ रही है, इंटीग्रेट करने में दिक्कत आ रही है, तो फटाफट जाके उस गड्ढे को भरो, क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए। ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स टिप्स पे होनी चाहिए। भाई हलवा होनी चाहिए, हलवा। तुम सवाल दो, मैं इंटीग्रेट करूंगा, सवाल इंटीग्रेट, सवाल डिफरेंशिएट। भाई टिप्स पे आपके होने चाहिए कैलकुलेशंस इन बेसिक मैथमेटिक्स। फिर आप बात करते हैं काइनेमैटिक्स की और डायनेमिक्स की। राइट? भाई हम मेनली पूरे मैकेनिक्स में चीजों को इधर से उधर मूव करवा रहे होते हैं, हम मोशन करवा रहे होते हैं। राइट? तो मोशन कराने के दो पहलू होते हैं, एक होता है काइनेमैटिक्स, दूसरा होता है डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, और काइनेमैटिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं मैं इस वीडियो में वो रेलेवेंट नहीं है, आई होप आपको पता होगा। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन, वन डायमेंशन मोशन, रिलेटिव मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन वगैरह वगैरह वगैरह। ओके, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम भाई साहब की बात करते हैं। भाई भाई साहब ने काफी मचाया जीवन में, भाई साहब ने अंट शंट बहुत सारे नेचर के लॉज दे दी। राइट? और वो लॉज हमारे आसपास पूरी दुनिया में अप्लाई होते हैं। देन तो कैन आई से इन चैप्टर में हम काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ के, न्यूटन्स लॉज पढ़ के समझते हैं कि अच्छा हम इस तरीके से मोशन की प्रॉब्लम्स को और मोशन की सिचुएशन को अप्रोच करते हैं। ओके, तो अगेन कैन आई से मोटा मोटी तौर पर यहां पे हम अजम्पशन करते हैं कि पार्टिकल जो है आपका वो पॉइंट साइज है, याद करो, और मोस्टली वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा होता है। राइट? एक्सेप्ट फॉर पैराबोलिक मोशन इन प्रोजेक्टाइल। करेक्ट? ये पैराबोलिक हो जाता है। पहली बार यहां आके हम बोलते हैं कि भाई दुनिया में सारी चीजें सीधी नहीं चलती हैं, कर्वी लीनियर पाथ भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? कि कोई बॉडी रैंडमली किसी कर्वी लीनियर पाथ पे मूव करे, ये भी पॉसिबल है। तो वो हम पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में। राइट? देन इस तरीके से आपका ऑर्डर आगे बढ़ता है। राइट? तो हम बात करेंगे कि इनमें एक एक इंटीग्रेसीज क्या है, जब जब हमें जरूरत पड़ेगी। ये चीज हम मोटा मोटी मैकेनिक्स में क्लासिफाई करते हैं। ओके, कुछ बुक्स एक आध चैप्टर इधर उधर कर देगी। राइट? कुछ बुक्स इन चैप्टर्स को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी बोलती हैं कि भाई मैटर जो है वो मैकेनिकली कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। राइट? मैं लाइक दिस इज माय ओपिनियन, मैं इसको मैकेनिक्स के अंदर ही क्लासिफाई करता हूं। ओके, तो लेट्स सी कि हमें इन सभी चैप्टर्स को किस एटीट्यूड के साथ अप्रोच करना है व्हाइल स्टडीइंग द थ्योरी, व्हाइल इन द क्लास, आफ्टर द क्लास, एंड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, एंड स्पेशली एग्जाम में। ओके, तो देखते हैं एक एक करके कुछ टिप्स और टेक्निक्स मैकेनिक्स को अप्रोच करने के। ठीक है, सबसे पहले भाई रियलाइज द बिगर पिक्चर। भाई ये बताने के पहले, ये बताने का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था
कि ये सब कुछ पढ़ लेने के बाद आपके दिमाग में ये कैटेगरीज बननी जरूरी है, राइट, कि किस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इन टोटलिटी ये पूरा मैकेनिक्स हमसे क्या करवाना चाहता है, मैकेनिक्स हमसे क्या जानना चाहता है, और एग्जाम में जो मैकेनिक्स का सवाल है वो हमसे क्या उम्मीद रखेगा, राइट। तो आपको बिगर पिक्चर रियलाइज करने की जरूरत है, राइट। आप देख पाए जूम आउट करके कि अच्छा भाई यहां पे हमने यहां से लेके यहां तक हमने मोशन की बात की, काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स, पर अभी तक हमने पार्टिकल के डायमेंशन को इज्जत नहीं दी। हमने बोला भाई पार्टिकल क्या है, पॉइंट साइज। तो जब हम 1-1.5 महीने तक ये पढ़ चुके तो हमारे दिमाग में थॉट आया भाई ऐसा कहां होता है, कहां होते हैं पॉइंट साइज पार्टिकल, कहीं नहीं होते। तो हम सेंटर ऑफ मास से शुरू करते हैं पार्टिकल के डायमेंशंस रियलाइज करना कि हाँ पार्टिकल का लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, रेडियस भी है, एरिया भी है, तो सेंटर ऑफ मास भी है, राइट। देन वर्क एनर्जी पावर में हम एक अलग नजरिया देखते हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, राइट। जो प्रॉब्लम्स हम यहां सॉल्व करते हैं वही प्रॉब्लम्स हम यहां सॉल्व करते हैं, पर अब हमारी अप्रोच जो होती है वो एनर्जी सेंट्रिक होती है। हम एनर्जी के लेन देन की बात करते हैं भाई, डू यू रिकॉल, करेक्ट। यहां से आगे हम एक्सटेंडेड बॉडीज को इज्जत देना शुरू करते हैं भाई, जो कि रियल लाइफ में है भी सही भाई, कोई भी बॉडी पॉइंट बॉडी नहीं है, राइट। एंड देन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में हम आपको पहली बार ये बताते हैं कि भाई सारी बॉडीज सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करती हैं, बॉडीज रोटेट भी करती है, बल्कि बॉडीज रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन भी करती है। 3 तरह का मोशन पॉसिबल है, ट्रांसलेशन, राइट, रोटेशन एंड कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो यहां आके आपका पूरा चैप्टर मैकेनिक्स एक तरीके से पूरी होती है। और फिर अगर आप बॉडी के डायमेंशंस को भी चेंज करें, रिजिड बॉडी के क्लॉज को भी हटा दें, तो आपकी बॉडीज इलास्टिक बॉडीज कहलाई जाती हैं, राइट। और भी बॉडीज होती हैं पर हमें इलास्टिक की बात करनी है कि भाई आपके डायमेंशन भी बदले जा सकते हैं बाय अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्सेस। तो उन्हें हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ वगैरह वगैरह, ओके। देन फ्लूइड मैकेनिक्स में भाई हम ऐसे मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं जो वक्त की तरह बहता चला जा रहा है, राइट। तो उसकी मैकेनिक्स किस तरीके से होती है, कौन से लॉज उस फ्लूइड को गवर्न करेंगे, वो हम यहां पढ़ते हैं। तो ये पूरी बिगर पिक्चर आपके दिमाग में पढ़ लेने के बाद क्लियर होनी चाहिए कि भाई मैं मैकेनिक्स के कौन से एस्पेक्ट की बात कर रहा हूं जब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, ओके। नेक्स्ट, रिस्पेक्ट दी ऑर्डर, ओके। तो भाई केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में कई बार आपके साथ क्या होता है, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर दूसरा मान लो छूट गया तो आप तीसरा पढ़ लिया, कोई इशू नहीं, ज्यादा परेशानी शायद नहीं आती होगी। और फिजिक्स में भी लेट से आप मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ा, बोर मॉडल पढ़ लिया, कोई बात नहीं, चलेगा, राइट। वहां ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। पर मैकेनिक्स इज अ सिंगल यूनिट, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिक्स इज अ सिंगल यूनिट। भाई ऐसा मत करना कि भाई बेसिक मैथमेटिक्स आती नहीं है और तुम लेके बैठे हो सेंटर ऑफ मास। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? भाई ये 10 अलग अलग, कितने, ये 3 3 6 3 9, ये 9 अलग अलग चैप्टर्स नहीं है, ये इट्स अ वन बिग फैमिली, दिस इज अ वन होल चैप्टर, राइट। और चैप्टर में आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आना जरूरी है, यू शुड रिस्पेक्ट द ऑर्डर। अगर आप काइनेमैटिक्स नहीं सीखे हो, अगर आपको नहीं पता है कि एक्सेलरेशन v dv by dx से एक्सप्रेस होता है, तो आप यहां घंटा कुछ ना कर पाओगे, समझ रहे हो, परेशान हो जाओगे। हो सकता है चंद 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्लैरिटी आ गई हो एज फार एज मैकेनिक्स इज कंसर्न्ड। और दूसरी बात, अब शायद आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैकेनिक्स का सवाल सिर्फ मैकेनिक्स में नहीं पूछा जाता, भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी चीजें मूव करती हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं, करेक्ट। तो वहां भी मैकेनिक्स पूरी की पूरी अप्लाइड है, करेक्ट। तो आप मैकेनिक्स से पीछा नहीं छुड़ा सकते एंड छुड़ाना भी हमें नहीं है, ओके। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑर्डर को रिस्पेक्ट करें। तो अगर आपके कोई चैप्टर मिस हो गए हो, लेट से कि सर वर्क एनर्जी तक तो चीजें बढ़िया हैं, पर सेंटर ऑफ मास से थोड़ी थोड़ी दिल में हलचल बढ़ने लगती है,
कोई बात नहीं, आप एक बार रिवाइज करो यहां तक का पूरा पोर्शन, आप उसके लॉज देखो, क्रूशियल चीजें देखो, और फिर सेंटर ऑफ मास की थ्योरी से शुरू करो, राइट। स्टार्ट फ्रॉम द थ्योरी, डायरेक्ट सवाल लगाना नहीं शुरू करना होता है। यू शुड स्टार्ट स्टडीइंग द कंटेंट फर्स्ट, और जब आपको लगे कि हाँ मैं थ्योरी एब्जॉर्ब कर चुका हूं या कर चुकी हूं, तो आप उसकी प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़े। ओके, तो ऑर्डर को रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट टिप फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इज लॉज, राइट। भाई ये ऑर्डर हमने देखा, राइट। लॉज को इज्जत दो। भाई यहां किसी किताब के लॉज नहीं है, ये फिजिकल लॉज हैं, ये नेचर है, और नेचर के साथ बकवास नहीं चलेगी, राइट। जो भी है सत्य है वो नेचर ने एस्टैब्लिश किया है, एंड हजारों सालों की मेहनत के बाद हमें लॉज मिले। तो चैप्टर वाइज चीजें अपने दिमाग में मत कैटेगराइज करो, लॉ वाइज कैटेगराइज करो। भाई ऐसे सोचो कि भाई ये चैप्टर मान लो मैंने पकड़ लिया, कैन आई से दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट डिफाइनिंग व्हाट इज वर्क, देन डिफाइनिंग व्हाट इज वर्क डन, एंड देन इवेंचुअली वर्क एनर्जी थ्योरम, करेक्ट। वर्क एनर्जी थ्योरम, और वर्क एनर्जी थ्योरम के ही आइटरेशंस कर करके आप प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन निकाल लेते हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी का फंडा डिफाइन करते हैं, आप हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, एंड देन आप पावर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। तो टेक्निकली बस 3 चीजें हैं, वर्क डन की डेफिनेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पावर। तो इसमें लॉ क्या आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम इज द लॉ, और सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड आते हैं, एक शक्ल, दूसरी शक्ल या तीसरी शक्ल, राइट। तो मल्टीपल शक्लों में लॉज बदल बदल के हमारे सामने, हमारे क्वेश्चन बैंक्स में, हमारे एग्जाम्स में आते चले जाते हैं, राइट। और हम बोलते हैं अरे यार वो चैप्टर इतना बड़ा है, वो चैप्टर 50 पन्ने का है, वो चैप्टर 175 पन्ने का है। अरे भाड़ में जाए चैप्टर कितने पन्ने का है, भाड़ में जाए चैप्टर कितने पन्ने का है। यू शुड रियलाइज कि चैप्टर में कितने लॉज हैं, चैप्टर कंसेप्चुअली कितना रिच है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। मीम रिलेट कर पा रहे हो, राइट। देन कीप एन आई ऑन द ओशन इन अ पॉट प्रॉब्लम्स। ओके, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है गागर में सागर, राइट। भाई गागर में सागर प्रॉब्लम्स होती जब आप ये मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पढ़ते हैं, आप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, जहां भी पढ़ते हैं, आपके क्लास में आपको बताया जाता है कि भाई ये लॉ पढ़ने के बाद हमें ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स करनी है, या ये कुछ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, राइट। ये आपके क्वेश्चन बैंक में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उन अच्छे क्वेश्चंस को आपको छांटना आना चाहिए। भाई ऐसे क्वेश्चंस को खास तौर पर मोहब्बत करो, प्यार करो, इज्जत दो, जो ओशन इन अ पॉट प्रॉब्लम्स हैं, गागर में सागर, कि भाई एक ही सवाल में भाई इसने F = ma लगवा लिया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगवा लिया, काइनेमैटिक्स लगवा ली, राइट। यू रिमेंबर मैकेनिक्स में ऐसे सवाल काफी आते हैं, आप उसे देख के शायद ना बता पाए कि अरे ये इस चैप्टर का सवाल है, करेक्ट। तो मैकेनिक्स में मिक्स्ड बैक प्रॉब्लम्स काफी आते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स का ध्यान दें। फॉर एग्जांपल भाई वर्क एनर्जी थ्योरम लेट से लगवा लिया, रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट आपसे लिखवा लिया, मोमेंटम कंजर्व करवा लिया, तो कहना है से इन तीनों को मिला के एक कोलिजन का क्वेश्चन बन जाता है, इन कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन, राइट। तो ये तीनों लॉज मिला के अगर एक 4 नंबर का सवाल बने तो क्या बेहतरीन सवाल बनेगा, और वो 4 नंबर अगर आप स्कोर करोगे तो भाई कितनी बढ़िया फीलिंग होगी, ये रियलाइज करें। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप स्पेशल इज्जत दें, अगर आप उसे करेक्ट और सक्सेसफुली सॉल्व कर भी लें तो उसके साथ कुछ पल बिताएं और उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें कि भाई साहब क्या बनाया है, क्या बढ़िया सवाल बनाया है, राइट। तो इस तरीके से भाई ये इसलिए क्योंकि इन प्रॉब्लम्स को देख के शायद आपको नहीं पता चलेगा कि ये वर्क एनर्जी थ्योरम के चैप्टर से है कि ये सेंटर ऑफ मास चैप्टर से, राइट। सो यू डोंट नो विच चैप्टर दैट प्रॉब्लम बिलोंग्स टू। मैं पर्सनली उसे मिक्स्ड बैग प्रॉब्लम का नाम देता हूं कि भाई इस तरीके से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स मिक्स होके एक प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ओके। देन जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि आप अपनी ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है मैकेनिक्स की, जो भी आपने सीखा है, उसको चैप्टर्स के बेसिस पे
नहीं क्लासिफाई करो, उसको लॉस के बेसिस पे क्लासिफाई करो। इसको बोलते हैं मेंटल, कैन आई से ऑर्गेनाइज होना, मेंटल लेवल पे ऑर्गेनाइज होना या मेंटली ऑर्गेनाइज होना। इससे क्या होगा, आपके दिमाग से लोड ऑटोमेटिकली शेड हो जाएगा, राइट। आप बोलोगे अरे भाई मैकेनिक्स कुछ नहीं, मैकेनिक्स न्यूटन्स का लॉज है, राइट। इसी को आप सर्कुलर मोशन में लगा देते हो, उसके बाद आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, करेक्ट। उसके बाद आपका अगर एक्सटेंडेड बॉडीज है तो आपका सेकेंड लॉ ही लग जाता है, वो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास करते करते। और अगर आपकी चीजें रोटेट कर रही हैं तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आ जाता है, करेक्ट। देन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, फलाना ढिमकाना, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। भाई सिर्फ ये लॉज हैं, पूरी मैकेनिक्स में गिनती के 10 से 12 लॉज हैं, दैट्स इट। होल मैकेनिक्स कैन बी डेल्ट विद डेफिनेशंस एंड लॉज। तो आप ये मत पूछो कि भाई कितने महीने मैकेनिक्स पढ़ने के बाद होगी, ये पूछो कि जब मैं सारे लॉज पढ़ चुका हूंगा तो उसके बाद बचेगा क्या, नथिंग। सो मेंटली ऑर्गेनाइज इस तरीके से अगर आप हो जाओगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपने सिलेबस का स्पैन कम लगने लगेगा, ओके। सो यू शुड ऑर्गेनाइज। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे बड़ी कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि सर ये सवाल मैंने पढ़ा एग्जाम में और मैंने फटाफट डेटा लिख लिया और सॉल्व करना शुरू कर दिया कि सर ये फलाना फलाना, फिर पता चला अरे गलत कर दिया या गलत तरीका आजमा लिया या 2 मिनट वेस्ट कर लिए या 10 मिनट वेस्ट कर लिया, सो ऑन। भाई प्रॉब्लम पढ़ने के बाद आप एक बार उसे मन में विजुअलाइज करें, विजुअलाइज बिफोर स्क्रिबलिंग, करेक्ट। विजुअलाइज कि भाई ये प्रॉब्लम किस सेटअप पे बेस्ड है, ये मुझसे क्या इमेजिन करवाना चाह रहा है, ये कौन से लॉज टैप करवाना चाह रहा है। अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं, तुम चाहते हो कि मैं पोटेंशियल एनर्जी यहां पे अप्लाई करूं, ये आपके दिमाग में विजुअलाइज करते टाइम आना चाहिए, राइट। आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आप चांद पे खड़े हो, ग्रेविटेशन का सवाल है, तो भाई एक बार के लिए विजुअलाइज करो कि भाई किस तरीके से वहां पे लॉज अप्लाई होंगे, करेक्ट। तो कुछ भी लिखने से पहले, पेन चलाने से पहले भाई विजुअलाइज करो। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप 1 घंटे के पेपर में 40 मिनट विजुअलाइज कर रहे हैं, भाई नहीं। ये विजुअलाइजेशन वाला टाइम महज 5 से 10 सेकंड का या कभी कभी 15 सेकंड का हो सकता है, राइट, इससे ज्यादा नहीं। और इस टाइम में सक्सेसफुली विजुअलाइज कर लेना प्रैक्टिस से आता है, राइट। द मोर यू वर्क हार्ड, द मोर सक्सेसफुली यू विल विजुअलाइज द प्रॉब्लम। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट और यूनिक फैक्टर है मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स का। भाई मैकेनिक्स के प्रॉब्लम्स, ये बात मान के चलो कि दिस इज टोटली पॉसिबल एंड नॉर्मल कि वो सवाल आपने नहीं देखा होगा, राइट। भाई जेई मेंस और नीट और खास तौर पर जेई एडवांस के बाद स्टूडेंट्स आके हमसे बात करते बोलते सर ये सवाल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, सर 2000 प्रॉब्लम्स मैकेनिक्स के मैं सॉल्व कर चुका हूं, 5000 प्रॉब्लम्स में मैकेनिक्स के सॉल्व कर चुका हूं, पर ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। भाई करेक्ट बात है, क्वेश्चन बनाने वाला यही चाहता है, वो आपसे ये नहीं चाहता कि ये सवाल आपने देखा है कि नहीं, अपनी मेमोरी से उतार के उल्टी कर दो, जी नहीं। दे वॉन्ट टू टेस्ट योर लॉज, दे वॉन्ट टू टेस्ट योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑन फिजिकल लॉज। तो इट इज टोटली नॉर्मल कि वो प्रॉब्लम आपने पहले नहीं देखी हो, वो एकदम चिल चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्टेड है कि आपको जो लॉज की नॉलेज है वो आप उस सिचुएशन में सक्सेसफुली अप्लाई कर पाए, राइट। तो स्पेशली जेई मेंस, नीट और एडवांस के बच्चे ये ध्यान रखें कि प्रॉब्लम की शक्ल आपने नहीं देखी है तो इट्स फाइन, यू डू नॉट नीड टू पैनिक, यू नीड टू, इट्स ओके, चिल। आपको चिल होना पड़ेगा और आपको एक पल के लिए रुक के बोलना पड़ेगा, हाँ ठीक है तो क्या हुआ, ये प्रॉब्लम मैंने पहले नहीं देखा, भाई मुझे लॉज आते हैं, मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो मैं वो अप्लाई करके आई विल गो थ्रू, आई विल सेल थ्रू दिस प्रॉब्लम, ओके। तो भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पैनिकिंग, नॉट पैनिकिंग इज द की, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई ये जो आपकी चीज है फिजिकल इंट्यूशन, ये विजुअलाइजेशन से आती है। मैंने आपको बताया कि आपको प्रॉब्लम्स को विजुअलाइज करना है,
इसी तरीके से भाई मैकेनिक्स के साथ एक अच्छा एक्स फैक्टर ये है कि हम प्रॉब्लम्स को फिजिकली इंट्यूशन से टैप करते हैं, राइट भाई, क्योंकि मैकेनिक्स इज एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस। भाई हम भले ही एक इलेक्ट्रॉन को इमेजिन ना कर पाए, हम प्रोटॉन को या न्यूक्लियस को इमेजिन ना कर पाए, पर हम मैकेनिक्स में एक रोल करती हुई बॉल को इमेजिन कर पाएंगे। और हमारा भाई 15 साल 17 साल 18 साल जितनी भी आपकी उम्र है, उस एक्सपीरियंस का एक फिजिकल इंट्यूशन आपके अंदर होता है, आपकी रिफ्लेक्सेस में होता है। तो उस इंट्यूशन को रोकना नहीं चाहिए, बट देन अगेन देयर इज अ वार्निंग, डोंट रिलाई ऑन इंट्यूशन टू मच, करेक्ट, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे पिटफॉल प्रॉब्लम्स आते हैं जहां पे इंट्यूटिवली आपको एक चीज लगेगी, पर मैथमेटिकली जब आप एकदम सीधे तरीके से जाओगे तो आंसर कुछ और आएगा। तो इंट्यूटिव लॉजिक, योर इंट्यूटिव फीलिंग शुड सपोर्ट योर थ्योरी, राइट। इंट्यूशन को इंडिविजुअली कभी भी काम में नहीं लेना है। आपकी मैथमेटिक्स से जो भी आ रहा है भाई, दिस इज द की। मैथमेटिकली जो आपने थ्योरी बनाई है, डेरिवेशन बनाया है, फिजिकल एक्सप्रेशंस एंड लॉज बनाए हैं, उससे आप जो डिराइव करोगे दैट शुड कंप्लाई, दैट शुड कॉम्प्लीमेंट योर इंट्यूशन, राइट। ऐसा नहीं कि सर मुझे लग रहा है कि आंसर बी होगा तो बी मार्क कर देता हूं। दिस इज नॉट हाउ इट गोज। These two things should go hand in hand, and this one is the compulsory one. This would reduce your time if you use it in a defined correct way. Okay, so this is how physical intuition, and it works in mechanics. Electrodynamics में शायद ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, ऑप्टिक्स में भी शायद मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मॉडर्न फिजिक्स में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इंट्यूशन काम करेगा, पर क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका इंट्यूशन ठीक ठाक काम करेगा, राइट, अगर आप उसे सही तरीके से चैनलाइज करें तो। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द एलिफेंट इन द रूम। भाई गणित को इज्जत दो, रिस्पेक्ट मैथ। गणित के साथ बदतमीजी नहीं बर्दाश्त होगी, राइट। देयर इज मैथ एंड मैथ एवरीवेयर, एंड देयर इज नो फिजिक्स विदाउट मैथ, ठीक है। तो व्हेन आई से कि गणित को इज्जत दो, मेरा एग्जैक्टली मतलब क्या है कि भाई आप कोई भी प्रॉब्लम मान लो अगर सॉल्व कर रहे हो, स्पेशली मैकेनिक्स में, तो आप बोल रहे हो कि भाई ये इधर v से जा रहा है और आप वेक्टर वेक्टर दिखा रहे हो, तो एक छोटा सा साइड में भाई बोल दो ना, क्या दिक्कत है कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, करेक्ट। या ग्रेविटी नीचे दिखा रहे हो, अगर आप वाई एक्सिस ऊपर बोल चुके हो तो ग्रेविटी वेक्टर की वैल्यू क्या आप 9.8 माइनस जे कैप लिखना चाहते हो, राइट। तो ये प्लस माइनस की गलतियां जो होती हैं प्रॉब्लम्स में, वो इसीलिए होती हैं बिकॉज यू डू नॉट रिस्पेक्ट मैथ ब्रो, यू शुड रिस्पेक्ट मैथ। तो अगर आप मैथमेटिक्स को अपनी प्रॉपर इज्जत दोगे तो वो अपना ऐसी गलतियां नहीं होने देगा, राइट। कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, वेक्टर्स हो गया, वेक्टर एडिशन के लॉज हो गए एंड सो ऑन, राइट। और वेक्टर के एप्लीकेशन जितना आपको लगता है उससे कई ज्यादा हैं, कई ज्यादा है भाई। वेक्टर इज अ ब्यूटिफुल मैथमेटिकल टेक्निक, स्पेशली इन मैकेनिक्स एंड इन एवरीथिंग दैट इज देयर इन फिजिक्स। ओके, तो वेक्टर को इज्जत देना शुरू करो, और व्हेन आई से वेक्टर को इज्जत देना शुरू करो, भाई याद करो जब दो वेक्टर लेट से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हैं और आपने 3 डायमेंशन में दे रखा है, फलाना आई कैप, फलाना जे कैप, फलाना के कैप, समथिंग लाइक दैट, आपसे पूछा है कि भाई क्या ये फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर में वी हैव टेक्निक्स सिंपली टू प्रूव, हम सिंपल कैलकुलेशन से प्रूव कर सकते हैं कितने अच्छे रिजल्ट्स, जिन्हें हमें विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। भाई मैंने बोला इंट्यूटिवली चीजों को टैप करो, विजुअलाइज करो, पर भाई इंट्यूशन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में बढ़िया काम करता है, विजुअलाइजेशन 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में बढ़िया काम करता है, पर 3rd डायमेंशन में एक्स वाई और जेड एक्सिस में जाने के बाद भाई फड़फड़ा जाता है आपका विजुअलाइजेशन, आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है, और वहां कौन हमें बचाने आएगा, वह हमारे वेक्टर्स हमें बचाने आएंगे। हमारे वेक्टर्स हमसे बोलेंगे कोई बात नहीं ब्रो, तुझसे विजुअलाइज नहीं हो पा रहा, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, हम उसे सॉल्व कर लेंगे वेक्टर एक्सप्रेशन लिख के, करेक्ट।
तो दैट इज वाई वी हैव डिस्कवर्ड द वेक्टर्स एंड फॉर्मुलेशन किया गया वेक्टर अलजेब्रा का कि भाई ठीक है, अपने दिमाग को 3 डायमेंशन में जोर मत डालो, आपके पास एक बहुत ही एलिगेंट ब्यूटीफुल मैथमेटिकल थ्योरी है जो उसे बहुत ज्यादा विजुअलाइज किए बिना सॉल्व कर देगी, राइट? तो भाई इज्जत दो गणित को। देन ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा ऐसे सेंसिटिव है कि भाई कई बार कई लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं कि सर ये मैंने सवाल किया, ये सॉल्व हो गया, पर इससे बहुत टाइम लग गया, या फलाना फलाना टीचर ने मुझे बोला कि ये अच्छा तरीका नहीं है सॉल्व करने का। भैया आई एग्री, ऐसा टोटली होता है और ऐसा बहुत फ्रीक्वेंटली होगा, राइट? देयर माइट बी अ शॉर्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, होगा कि भाई ये एकदम सही तरीका है इसको सॉल्व करने का, बट देन यू शुड नॉट ऑल्सो अंडरमाइन योर वे, राइट? भाई आप भी किसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और अगर आप सही आंसर पे पहुंच जाएं तो फटाफट भाग मत जाना, एक बार अपने मेथड पे नजर मारना और देखना कि आपका सही आंसर क्या सही लॉजिक्स और सही लॉज के दम पे आया है या फिर कुछ तुक्का बैठ गया, कहीं कुछ चीजें कनेक्ट हो गई। भाई लॉजिक्स और लॉज, भाई ये चीज कहीं भी कटनी नहीं चाहिए, इनका कभी मत काटना, लॉज का और लॉजिक का इन फिजिक्स, ठीक है ना? तो ये अगर जस्टिफाई हो रहे हैं, आपने अगर सब सही सही लॉजिक्स एंड लॉज लगाए हैं तो आपका आंसर आएगा, राइट? देयर इज नो वन स्पेसिफिक वे टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, स्पेशली इन मैकेनिक्स। हाँ, क्योंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस, जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको टाइम भी अपना ऑप्टिमाइज करना है, आपको कम से कम टाइम में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इसीलिए देन वी गाइस कम इनटू पिक्चर, टीचर्स कम इनटू पिक्चर, जो आपको बताते हैं कि बेटा इस तरीके से मत कर, टाइम ज्यादा लग जाएगा, उस तरीके से सॉल्व कर। बट देन यू शुड ऑन योर ओन थिंक व्हाइल सॉल्व द प्रॉब्लम कि भाई इसमें टाइम ज्यादा क्यों लग रहा है, मैं कहां 10 सेकंड चुरा सकता था, या मैं कौन से दूसरे रास्ता लेके इसके 20 सेकंड बचा सकता था। ओके, देन रिस्पेक्ट अजम्पशंस इन डेरिवेशंस, भाई ये इंपॉर्टेंट है। और जो हमारी पिटफॉल प्रॉब्लम्स आती है, मैं उन्हें पिटफॉल प्रॉब्लम्स बोलता हूं। पिटफॉल मतलब जो गड्ढे हमारे लिए पेपर में खोदे जाते हैं। भाई जब आप पेपर देने जाते हैं आपके, तो उसमें कुछ गड्ढे खोदे जाते हैं कुछ सवालों में, और आपको जबरदस्ती टेम्प्ट किया जाता है कि ये गलती कर, राइट? ये गलती कर और -1 ले जा, करेक्ट? वो प्रॉब्लम्स बहुत बहुत बार इंट की वजह से होती है। भाई लेट से आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हो, राइट? प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ रहे हो, पाथ पैराबोलिक है, माना, पर क्या आपको याद है कि प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते वक्त हम कुछ अजम्पशंस लेते हैं, कुछ कंडीशंस एस्टैब्लिश करते हैं और फिर हम इसकी पूरी थ्योरी डिराइव करते हैं? क्या आप बता सकते हो अजम्पशन क्या है? कि भाई एयर ड्रैग नहीं होगा, जी की वैल्यू फिक्स होगी। हाँ, मुझे पता है कि फिक्स नहीं होती है, हाइट के साथ डेप्थ के साथ चेंज करती है, पर हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन में जी की वैल्यू फिक्स होगी, करेक्ट? तो ये अजम्पशन अगर आपको क्लियर होंगे, सेटअप क्लियर होगा आपकी फिजिकल थ्योरी के डेरिवेशन का, तो आप ये ट्रैप्स में नहीं फंसेंगे, आप ट्रैप प्रॉब्लम्स में, पिटफॉल प्रॉब्लम्स में नहीं फंसेंगे, करेक्ट? देन थिंक, म्यूज एंड एनालाइज। भाई आप जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप जब पढ़ रहे हैं, अपनी शीट सॉल्व कर रहे हैं, डीपीपी सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लेट से आपका आंसर आ गया, राइट? आंसर आया फलाना, करेक्ट? आपने आंसर बुक में चेक किया, आपका फलाना आंसर करेक्ट हो गया कि भाई 4 नंबर मिल गए, बहुत बढ़िया, बधाई हो। लेकिन आगे बढ़ जाना, भाई जस्ट इस मोमेंट के बाद आगे बढ़ जाना, मैं पर्सनली वो प्रेफर नहीं करता। मैं चंद सेकंड्स अपने सॉल्यूशन पे नजर मारने पे बिलीव रखता हूं कि भाई प्रॉब्लम क्या थी, मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, हाँ मेरा करेक्ट आंसर आ गया, पर क्या सही तरीके से मेरा करेक्ट आंसर आया? क्या मैंने सिचुएशन को सही विजुअलाइज किया? क्या मैंने कुछ गलत अजम्पशन तो नहीं कर लिया सॉल्व करते टाइम? क्या मैंने जिस चीज को 0 नहीं लेना था उसको 0 ले तो नहीं लिया?
तो जब आप इस तरीके से थिंक करोगे, म्यूज करोगे उस सिचुएशन के बारे में, एनालाइज करोगे, राइट, तो वो प्रॉब्लम्स, वो फिजिकल सिचुएशंस, वो लॉज आपके अंदर समा जाएंगे और आप बोल पाओगे कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, राइट, मैं ही हूं जो मुझे पता है कि नेचर कैसे काम कर रहा है। ओके, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद। एग्जाम में नहीं करना ये, वी शुड नॉट डू दिस इन एग्जाम। दिस इज अ टेक्निक ओनली टू डू एंड प्रैक्टिस व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग और रिवाइजिंग, राइट। एग्जाम में फटाफट आगे बढ़ना होता है, जहां आंसर नहीं आया उसे भी छोड़ के आगे बढ़ना होता है अगर वो क्वेश्चन ज्यादा टाइम खा रहा है, करेक्ट। तो यू शुड बी ओपन वाइल स्टडीइंग, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, करेक्ट। भाई ये आपको अपनी शीट से, अपने क्वेश्चन बैंक से बोलना है कि अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे दे दो एंड आई विल सॉल्व देम इन वन वे और अनदर। देन सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो ये पूरा प्रोसेस 11वीं 12वीं का और जो लोग ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए ड्रॉपर ईयर का, कि ये पूरा प्रोसेस स्पेशली इन फिजिक्स आपसे ये स्किल्स एक्सपेक्ट करता है। ये आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप पेशेंटली अप्रोच करें थ्योरी को एंड देन प्रॉब्लम्स को, आप रेजिलिएंट हो और परसीवरेंट हो। रेजिलिएंट एंड परसीवरेंस बोले तो भाई फ्रस्ट्राना नहीं है। देयर विल बी टाइम्स जब आप हड़बड़ा जाओगे, फ्रस्ट्रेट होंगे कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही, आई एम ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इन द राइट वे बट थिंग्स आर नॉट फॉलिंग इन प्लेस। बिलीव मी, दे विल फॉल इन टू प्लेस, करेक्ट। यू शुड बी पेशेंट, यू शुड बी रेजिलिएंट एंड परसीवरेंस होना चाहिए, कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए, राइट। भाई ऐसा नहीं है कि भाई पूरे मैंने 28 दिन तो जुलाई के निकाल दिए और 31st को मैं फोड़ फाड़ दूंगा और पूरे महीने का कवर कर लूंगा। दिस इज नॉट हाउ इट इज डन। यू शुड बी परसीवरेंट, राइट, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो ये स्किल्स को इज्जत दे और प्रैक्टिस करें, करेक्ट। भाई अश्वत्थामा बने, भाई परेशान ना हो, अपने मन को विचलित ना होने दें, ठीक है। देन अगेन ये कोट आपने कई जगह सुना होगा, भाई इंडियन आर्मी के कंटेक्स्ट में भी इसे कई जगह दिया जाता है। जॉर्ज पैटन ने भी इसे कई बार बोला है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। बेसिकली सो हमारे कंटेक्स्ट में वॉर क्या है, हमारे कंटेक्स्ट में हमारा एग्जाम है, राइट। लेट से हमारा एग्जाम है जेईई मेंस, जेईई एडवांस, करेक्ट, या फिर नीट, ये हमारा वॉर है। भाई वॉर का एक इवेंचुअल डे है, कभी ना कभी तो होगा, करेक्ट। तो जब पीस है, पीस एज एन जब आप घर पर हैं, जब आप इंस्टीट्यूट में हैं, जब आप अपने रूम में हैं, टेबल कुर्सी लगा के पढ़ रहे हैं, तो जितना आप पसीना बहाओगे उतना कम खून बहेगा आपकी वॉर में, उतना कम परेशानी होगी आपके एग्जाम में, करेक्ट। सो इट लिटरली ट्रांसलेट्स टू हार्ड एंड स्मार्ट वर्क, करेक्ट। इट लिटरली ट्रांसलेट टू हार्ड वर्क। भाई मैं आपको ऐसी कोई टिप्स और टेक्निक्स नहीं दे सकता जिसका सेंट्रल पार्ट हार्ड वर्क ना हो, राइट। यू शुड सिट विद द प्रॉब्लम्स, यू शुड सिट विद द थ्योरी एंड यू शुड बी एबल टू टेल इट टू इट। ठीक है भाई, तुम एक प्रॉब्लम हो, तुम मुझे समझ में नहीं आ रही हो, पर मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ एंड आई विल सॉल्व यू, राइट। आई विल सॉल्व यू एंड मैं देखूंगा कि तुम्हारा ऐसा कौन सा पहलू है जो मैं समझ नहीं पा रहा, राइट। सो हार्ड वर्क कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी लाइफ स्किल दैट यू हैव, राइट। यू शुड स्वेट व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, राइट। आपके सपने में आपकी प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। आप इतना डूब जाओ अपनी प्रैक्टिस में, अपने प्रॉब्लम्स में, कि आपको सपने में अपनी प्रॉब्लम्स आने लगे। बिलीव मी, व्हेन द डे कम्स, जब आपको ऐसा फील हो रहा है, तब आप सही मायने में फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और फिर एग्जाम तो आपको हलवा लगेगा। आपको लगेगा हाँ भाई एग्जाम है, ले लो, बुलाओ। एग्जाम के दिन आपको भूख लगनी चाहिए, जल्दी पेपर लाओ, खा जाऊंगा मैं 18 सवालों को, करेक्ट। तो वो एटीट्यूड तब आएगा जब आप भयंकर प्रैक्टिस कर चुके हो, राइट। एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर थिंग। तो आई होप आपको फील आई कि ये सारी स्किल्स किस तरीके से आपको स्पेशली मैकेनिक्स में अप्लाई करनी है। एंड देन एक आध टेक्निक्स है जो मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा, जैसे कि कॉन्सेप्ट मैप हो गए या कॉन्सेप्ट डूडलिंग हो गई, राइट। या फिर लेट से
प्रॉब्लम सॉर्टिंग टेक्निक्स हो गई कि भाई 1 करोड़ प्रॉब्लम्स है हमारे क्वेश्चन बैंक्स में, भाई वो सारी कैसे रिवाइज करें, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डू दैट, राइट। तो आपको किस तरीके से प्रॉब्लम्स छांटनी है ये हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला। ऑल द बेस्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।